टाइम स्टैम्प चेक करें, आपको क्या लगता है पेप्सी का प्राइस कट सिर्फ कैंपर कोला से फाइट करने के लिए था या एक नया बिजनेस मास्टर स्ट्रोक? इसके साथ इंडियन रेलवे हिस्ट्री बनाने वाला है 1.3 लाख रुपीस ग्रो के सबसे महंगे रेलवे प्रोजेक्ट से, और स्पेस टेक में इंडिया एक और छलांग लगाने वाला है चंद्रयान 5 के साथ। ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये है आज का पावर पैक्ड एपिसोड। नमस्ते, स्वागत है आपका हफ्ते भर की सबसे बड़ी खबरों में। अरे भाई, आ गए टेक, इंफ्रा और बिजनेस की सच्चाई सुनने। यह आपका वीकली पॉडकास्ट एपिसोड 3 है और हर हफ्ते की बड़ी खबरों का लेंस आपके सामने रखता हूं बिना किसी फिल्टर के। चलो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ मिलता है सीधी बात, नो मसाला, हर हफ्ते का असली रिकैप। वेलकम टू फर्स्ट सेगमेंट। नए फोन्स, धमाकेदार लीक्स और सबसे तेज टेक अपडेट्स सब मिलेगा यहाँ ओनली ऑन द लॉन्च डेक। चलिए देखते हैं इस हफ्ते टेक दुनिया में क्या नया आ रहा है। टेक की दुनिया में बड़ी हलचल। जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ हाथ मिला लिया है ताकि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। ये कदम भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जा सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां अब तक स्थिर इंटरनेट पहुंचना मुश्किल था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसकी कीमत आम कस्टमर्स के लिए किफायती होगी या फिर यह सिर्फ एक प्रीमियम सर्विस बनकर रह जाएगी। एप्पल और गूगल रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलकर आरसीएस यानी कि रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज को भारत में लाने की योजना बना रहे हैं, जिससे iOS और एंड्रॉइड वाले बिना व्हाट्सएप के भी एक दूसरे से अच्छे से चैट कर पाएंगे। आरसीएस एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है, लेकिन इसका असली मुकाबला व्हाट्सएप से होगा। अगर इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मजबूत हुआ तो ये पॉपुलर हो सकता है, वरना ज्यादातर यूजर्स इसे नजरअंदाज ही करेंगे। लीक रिपोर्ट्स कह रही हैं कि स्टारलिंक का इंटरनेट भारत में 8,000 से 41,000 रुपये प्रति महीने के बीच मिलेगा, और एक बार सेटअप करने के लिए 20,000 से 31,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। आधिकारिक कीमत अभी कंफर्म नहीं हुई है। स्टारलिंक की कीमत अगर इतनी ज़्यादा रही तो ये सिर्फ प्रीमियम यूजर्स या बिजनेस के लिए ही फायदेमंद होगा। भारत जैसे मार्केट में सैटेलाइट इंटरनेट की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या कंपनी बाद में सस्ते प्लान्स लाती है या नहीं। लीक्स और अफवाहों की दुनिया से ताज़ा अपडेट। खबरों की माने तो एप्पल अपने सबसे महंगे आईफोन मॉडल का नाम बदलकर आईफोन 17 अल्ट्रा कर सकता है, यानी प्रो मैक्स का नाम अब इतिहास बनने वाला है। और अफवाह ये भी है कि इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, लेकिन एप्पल ने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया। एप्पल अगर प्रो मैक्स को अल्ट्रा में बदलता है तो ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं होगा, हो सकता है कि कंपनी इसमें एक्सक्लूसिव फीचर्स भी जोड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूजर्स को नाम बदलने से कोई खास फर्क पड़ेगा या ये सिर्फ मार्केटिंग गेम होगा। गूगल पिक्सल 10 की पहली झलक लीक हो चुकी है। पिक्सल 10 और पिक्सल 10 प्रो में 6.3 इंच डिस्प्ले होगी, जबकि पिक्सल 10 प्रो एक्सएल में 6.8 इंच स्क्रीन होगी। तीनों फोन में टेंसर G5 SoC और ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। पिक्सल 10 सीरीज में हार्डवेयर तो अपग्रेड होगा, लेकिन असली गेम सॉफ्टवेयर और ऑप्टिमाइजेशन का रहेगा। अगर गूगल अपने पुराने हीटिंग और बैटरी इश्यूज को फिक्स नहीं करता तो सिर्फ नए स्पेक से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है। हालांकि सैमसंग ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया। सैमसंग पहले ही 200 मेगापिक्सल कैमरा टेक्नोलॉजी को साबित कर चुका है, लेकिन फोल्डेबल फोन में ये कितना प्रैक्टिकल होगा, यही असली सवाल है। बड़े सेंसर के साथ ऑप्टिकल जूम और इमेज प्रोसेसिंग पर कंपनी कितना फोकस करेगी, यही इसकी असली वैल्यू तय करेगा। Oppo Find X8 की लीक हुई डिटेल्स के मुताबिक इसमें 6.3 इंच डिस्प्ले, 8.15 मिलीमीटर थिकनेस और 5700 मिलिएम्प पावर बैटरी होगी। Find X8 का कॉम्पैक्ट डिजाइन और बड़ी बैटरी का कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि Oppo इसमें परफॉर्मेंस और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को कितनी अच्छी तरह बैलेंस करेगा, खासकर इसकी थिन बॉडी को देखते हुए। फ्लैगशिप स्मार्टफोन, बड़ी स्क्रीन, बड़े फीचर्स और बड़ा धमाका। एप्पल एक फोल्डेबल आईफोन और फोल्डेबल आईपैड बना रहा है। अब आईपैड का साइज 18.8 इंच होगा। एप्पल फोल्डेबल मार्केट में देर से आ रहा है, लेकिन अगर कोई ब्रांड इसे परफेक्ट कर सकता है तो वो एप्पल ही है। सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge को BIS सर्टिफिकेशन में देखा गया है, यानी इसका लॉन्च जल्द हो सकता है। इसमें 6.7 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 Elite, 200+12 मेगापिक्सल कैमरा और 4000 मिलिएम्प पावर बैटरी होगी। गैलेक्सी S25 Edge के स्पेसिफिकेशंस दमदार लग रहे हैं, लेकिन 4000 मिलिएम्प पावर बैटरी फ्लैगशिप फोन के लिए थोड़ी कम लग सकती है, खासकर पावर हंग्री चिपसेट के साथ। OnePlus 13T या OnePlus Mini में पिल शेप डुअल कैमरा सेटअप होगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 Elite, 6.3 इंच डिस्प्ले और 6000 मिलिएम्प पावर बैटरी हो सकती है। OnePlus अगर 13T को मिनी फॉर्म फैक्टर में ला रहा है तो एक कॉम्पैक्ट फोन लवर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कैमरा सेटअप कितना इंप्रेसिव होगा ये देखना बाकी है। मिड रेंज स्मार्टफोन, किफायती दाम में तगड़े फीचर्स। मोटो H60 फ्यूजन 2 अप्रैल के आसपास लॉन्च हो सकता है, जिसमें 10 बिट कर्व क्वाड डिस्प्ले, सोनी कैमरा सेंसर और Gen AI पावर्ड फीचर्स मिलेंगे। मोटो H60 फ्यूजन का कर्व डिस्प्ले और सोनी सेंसर इसे प्रीमियम फील दे सकते हैं, लेकिन असली गेम इसकी AI फीचर्स की यूजफुलनेस पर टिका होगा। Vivo X200 Ultra और X200 Pro Mini भी इंडिया में जल्द आ सकते हैं, लेकिन कंपनी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। Vivo X200 Ultra और Pro Mini अगर आते हैं तो कैमरा और डिजाइन के मामले में कुछ नया देखने को मिल सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या Vivo प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखेगा या फिर प्रीमियम सेगमेंट में ले जाएगा। iQOO Neo 10R भी इंडिया में आ चुका है 26,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर। इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, 6.78 इंच डिस्प्ले, 50+8 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 6400 मिलिएम्प पावर बैटरी मिल रही है। iQOO Neo 10R स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से दमदार दिख रहा है, खासकर परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में। अब देखना यह है कि गेमिंग और कैमरा एक्सपीरियंस कितना इंप्रेसिव होगा। बजट स्मार्टफोन, कम बजट में जबरदस्त डील। Realme P3 की कीमत 14,999 रुपये से शुरू होगी और इसमें 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्रोसेसर और 6000 मिलिएम्प पावर की बैटरी मिलेगी। Realme P3 की बैटरी और प्राइस सेगमेंट मजबूत लग रहे हैं, लेकिन असली टेस्ट होगा कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्रोसेसर परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी में कितना असर दिखाता है। Infinix Note 50X 27 मार्च को लॉन्च होने वाला है और लीक हुई जानकारी के मुताबिक इसमें Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलेगा। Dimensity 7300 अल्टीमेट अच्छा मिड रेंज प्रोसेसर है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि Infinix सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और कैमरा क्वालिटी पर कितना ध्यान देता है।
इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस 20 मार्च को लॉन्च हो सकता है। इसमें 50 मेगापिक्सल AI पावर कैमरा मिलेगा और इसकी कीमत $500 से कम होने की उम्मीद है। इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस की AI कैमरा टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या AI सिर्फ मार्केटिंग गिमिक होगा या कैमरा क्वालिटी में सच में कोई बड़ा सुधार लाएगा। जल्द लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन किसका बजने वाला है बिगुल। 20 मार्च को Oppo F29 सीरीज लॉन्च हो रही है, जिसमें दो मॉडल होंगे F29 और F29 Pro। F29 Pro में Dimensity 7300 चिपसेट होगा और स्टैंडर्ड F29 में Snapdragon 6 Gen 1 मिलेगा। Oppo F29 सीरीज चिपसेट के हिसाब से एक बैलेंस मिड रेंज ऑप्शन लग रही है। अब देखना यह होगा कि Oppo इसमें कैमरा और बैटरी पर कितना फोकस करता है। CMF फोन 2 का कोड नेम गलागा होगा और मॉडल नंबर A001 रहेगा। इसका लॉन्च अप्रैल में होने की उम्मीद है। CMF फोन 2 का कोड नेम गलागा सुनने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन असली एक्साइटमेंट इसके डिजाइन और फीचर्स को लेकर है। क्या ये नथिंग की सिग्नेचर स्टाइल को बरकरार रखेगा। ऑनर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनकी X सीरीज बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। अब बस इंतजार है कि ऑनर हमें स्पेसिफिकेशन में कुछ ऑनर देगा या फिर बस एक और फोन मार्केट में डाल देगा। ऑनर X सीरीज की वापसी एक्साइटिंग है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये वाकई कोई गेम चेंजर होगी या सिर्फ भीड़ में एक और नया ऑप्शन। पोको F7 Pro का ग्लोबल लॉन्च 27 मार्च को होगा, जिसमें 6.67 इंच का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल कैमरा, 5380 मिलियन पावर से 6000 मिलियन पावर तक की बैटरी और 90 वॉट फास्ट चार्जिंग जैसी दमदार फीचर्स मिलेंगे। पोको F7 Pro स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से पावरफुल दिख रहा है, खासकर बैटरी और चार्जिंग स्पीड के मामले में। लेकिन देखना यह होगा कि कैमरा परफॉर्मेंस कितना इंप्रेसिव निकलता है। पोको F7 Ultra का ग्लोबल लॉन्च 27 मार्च को होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एलीट प्रोसेसर, 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 6000 मिलियन पावर बैटरी और 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। पोको F7 Ultra स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एक फ्लैगशिप किलर लग रहा है, खासकर कैमरा और चार्जिंग स्पीड के मामले में। लेकिन सवाल यह है कि क्या पोको अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को भी उतना ही प्रीमियम बनाएगा। टेलीकॉम की दुनिया में धमाकेदार ऑफर। जियो ने 299 रुपये और उससे ऊपर के रिचार्ज पर एक नया अनलिमिटेड ऑफर निकाला है, जिसमें 90 दिन तक मुफ्त क्रिकेट स्ट्रीमिंग मिलेगी। इसके अलावा 50 दिन का जियो होम का ट्रायल और कुछ चुनिंदा अनलिमिटेड 5G प्लान्स भी मिलेंगे। एलिजिबिलिटी के लिए डिटेल्स चेक कर लो। जियो का नया ऑफर क्रिकेट फैंस के लिए बढ़िया डील है, लेकिन असली गेम चेंजर 5G अनलिमिटेड प्लान्स हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि स्पीड और नेटवर्क क्वालिटी वाकई दमदार हो। तो ये थी वीकली टेक अपडेट्स, आप क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स ट्रिविया सेगमेंट की ओर। चलते हैं टेक ट्रिविया की ओर, जहां कुछ रोचक तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जियो और एयरटेल के स्टारलिंक पार्टनरशिप के पीछे स्पेसएक्स की कौन सी खास टेक्नोलॉजी काम कर रही है। स्टारलिंक का लेजर लिंक सिस्टम, जो सैटेलाइट्स को आपस में कनेक्ट करता है, भारत के दूर दराज इलाकों में बिना ग्राउंड स्टेशनों के हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने में मदद करेगा। क्या आप जानते हैं कि एप्पल का फोल्डेबल आईफोन एक अनोखे डिस्प्ले मैकेनिज्म के साथ आ सकता है। अफवाहों के मुताबिक एप्पल सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले पर काम कर रहा है, जो छोटे स्क्रैचेस और डेंट्स को खुद रिपेयर करने की क्षमता रखेगा। क्या आप जानते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 का 200 मेगापिक्सल कैमरा सिर्फ हाई रेजोल्यूशन के लिए नहीं, बल्कि एक नई टेलीफोटो टेक्नोलॉजी के लिए लाया जा सकता है। लीक्स के अनुसार सैमसंग अडैप्टिव जूम सेंसर पर काम कर रहा है, जो 200 मेगापिक्सल सेंसर का इस्तेमाल करके ऑप्टिकल जूम को और भी एडवांस बना सकता है। वेलकम टू नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ बात होगी नए हाईवेज, बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा डेवलपमेंट्स की जो देश का फ्यूचर बदल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो या एक्सपेंशन, जो भी देश बना रहा है उसकी बात होगी ब्रिक बाय ब्रिक। चलिए देखते हैं इस हफ्ते इंफ्रा दुनिया में क्या नया हो रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन रेलवेज की बड़ी खबरें, नए प्रोजेक्ट्स, बुलेट ट्रेन्स और इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट्स। भारत का सबसे महंगा रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है। 1,31,000 रुपये करोड़ का बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन, जिसकी DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और सर्वे भी पूरा हो गया है। इस 475 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक में 270 किलोमीटर टनल और कई सारे ब्रिज होंगे। बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन 270 किलोमीटर टनल और पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन इसे इंजीनियरिंग के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण बना देगा। असली सवाल यह है कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन और बजट कंट्रोल में रहेगा या नहीं। सीमेंस ने गुजरात के दहोद वर्कशॉप में इंडिया का सबसे ताकतवर सिंगल यूनिट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव EF9 9000 HP लॉन्च किया। इंडियन रेलवेज 1200 और खरीदेगा, जो फ्रेट ट्रेन्स के लिए होंगे। सीमेंस का EF9 लॉन्च भारत में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन और हाई पावर फ्रेट मूवमेंट को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन असली टेस्ट इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर होगा, क्योंकि इतनी पावरफुल लोकोमोटिव की रनिंग कॉस्ट भी अहम फैक्टर होगी। लखनऊ में 7,500 करोड़ रुपए की लागत से 170 किलोमीटर का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा, जो शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बाराबंकी, अयोध्या को जोड़ेगा। इससे ट्रैवल टाइम 1 घंटे कम होगा। रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, लेकिन असली चुनौती होगी कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर पूरा हो और लागत आगे न बढ़े, जैसा कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स की तेजी, नए रूट्स, टनल ब्रेक थ्रूज और फ्यूचर एक्सपेंशंस। पटना के लोगों के लिए भी बड़ी खबर है। लार्सन और टूब्रो की टनल बोरिंग मशीन TBM नंबर 3 ने पटना जंक्शन के नीचे टनल बनाकर ब्रेक थ्रू कर दिया है। ये पटना मेट्रो फेज 1 का तीसरा ब्रेक थ्रू था। राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन तक की 30.91 किलोमीटर की अंडरग्राउंड सेक्शन पूरी हो गई है और इसे बनने में 476 दिन लगे। पटना मेट्रो के लिए यह ब्रेक थ्रू बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली सवाल यह है कि बाकी का प्रोजेक्ट इसी रफ्तार से पूरा होगा या देरी और लागत बढ़ने जैसी दिक्कतें आएंगी, जो अक्सर मेट्रो प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती हैं। चेन्नई मेट्रो फेज 2 के लिए बिडिंग चल रही है। इस प्रोजेक्ट में 3 नई लाइनें और 125 स्टेशन होंगे। इसमें डॉयचे बैंक DB और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC बड़े दावेदार हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट शामिल होंगे। चेन्नई मेट्रो फेज 2 में डॉयचे बैंक जैसी विदेशी कंपनी की दिलचस्पी दिखाती है कि भारतीय मेट्रो सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पहुंच रहा है। लेकिन अगर DMRC को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो लोकल एक्सपर्टीज के चलते तेजी और लागत कंट्रोल में फायदा हो सकता है। दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ लोगों को नहीं, कार्गो भी ट्रैवल करेंगे।
ब्लू डार्ट के टाइम सेंसिटिव पार्सल्स अब मेट्रो में ट्रांसपोर्ट होंगे, जिससे रोड ट्रैफिक भी कम होगा और डीएमआरसी को एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। दिल्ली मेट्रो में ब्लू डार्ट पार्सल ट्रांसपोर्ट होना दिखाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब मल्टी यूटिलिटी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन असली टेस्ट ये होगा कि यह लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन रेगुलर पैसेंजर सर्विस को बिना बाधित किए कितनी स्मूथली चलता है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के इलेक्ट्रिफिकेशन का कंट्रैक्ट सिस्टर को मिला है। ट्रेन 750 वोल्ट डीसी थर्ड रेल सिस्टम पर चलेगी। 750 वी डीसी थर्ड रेल सिस्टम चुना जाना दिखाता है कि जगह की कमी वाले शहरी इलाकों में ये ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। हालांकि यह ओवरहेड वायर सिस्टम से अलग है, जिससे मेंटेनेंस और सेफ्टी के लिए नए प्रोटोकॉल बनाने होंगे। इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के अंडरग्राउंड सेक्शन का 2190 करोड़ रुपए का कंट्रैक्ट एचसीसी टाटा जेवी को मिला। 8.66 किलोमीटर में 7 स्टेशन होंगे। इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन का एचसीसी टाटा जेवी को मिलना दिखाता है कि प्रोजेक्ट अनुभवी कंपनियों के हाथ में है। भारत में पहले भी कई सफल अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट हो चुके हैं, इसलिए असली फोकस अब समय पर डिलीवरी और बजट कंट्रोल पर होगा। जयपुर मेट्रो एक्सपेंशन की फीजिबिलिटी स्टडी शुरू होगी, क्योंकि पुअर प्लानिंग के कारण भारी लॉसेज हुए। एक्सपेंशन प्लान लॉन्ग टर्म ट्रैफिक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन पिछली प्लानिंग की गलतियों को सुधारना जरूरी होगा। बिना मजबूत डिमांड एनालिसिस के अगर नया विस्तार हुआ तो घाटा और बढ़ सकता है। जब सफर हो तेज और सीमलेस, तो शहर भी बैडलैंड रैपिड ट्रांजिट के नए प्लान्स के साथ। चेन्नई में लाइट हाउस मेदविक्कम टैम्बरम को जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर का रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस प्लान हुआ है। चेन्नई दिल्ली के बाद हाई स्पीड ट्रांजिट वाला अगला शहर बनेगा। आरआरटीएस प्लान दिखाता है कि शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। लेकिन दिल्ली आरआरटीएस की तरह ये भी तभी सफल होगा जब इंटीग्रेशन, फंडिंग और एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो। सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के नए गेटवेज खोल रहे हैं। अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 11 साल से धूल खा रहा था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। 9000 करोड़ रुपए की लागत से बुलंदशाह और ग्रेटर नोएडा को हरिद्वार और देहरादून से जोड़ा जाएगा। मेरठ एयरपोर्ट और NH-24 को भी इससे जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे का दोबारा शुरू होना दिखाता है कि लंबे समय से अटके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अब प्राथमिकता मिल रही है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली NCR से उत्तराखंड जाने वालों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन सफलता टाइमलाइन और क्वालिटी एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। कश्मीर में गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर से 44 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जो PO के बॉर्डर तक जाएगी। 288 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को खासतौर पर मिलिट्री यूज के लिए बनाया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से PO के बॉर्डर तक सड़क बनाना आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से अहम रणनीतिक कदम है। ये सेना की त्वरित तैनाती और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा, जिससे संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशनल तैयारियों में सुधार होगा। शहर की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए नए ब्रिजेस और रोड्स पर काम तेज हो रहा है। अब चलते हैं अहमदाबाद। वहां साबरमती रिवर पर 12वां पुल बनने जा रहा है सदर बाजार और पावर हाउस के पास। लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है। 12वां पुल बनना अहमदाबाद की बढ़ती ट्रैफिक जरूरतों को दर्शाता है। यह नया कनेक्शन शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को बेहतर जोड़ेगा, जिससे लोकल ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब बारी ग्रेटर नोएडा की। यहाँ 5 किलोमीटर लंबी पेरिफेरल रिंग रोड बनने जा रही है, जो मकोडा अंडरपास को एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। ये 60 मीटर चौड़ी सड़क होगी, जिससे ट्रैफिक और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये शहर की ट्रैफिक भीड़ कम करने और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी सुधारने का अहम प्रोजेक्ट है। 60 मीटर चौड़ी यह सड़क लोकल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगी, जिससे रियल एस्टेट और कमर्शियल एक्टिविटी को फायदा हो सकता है। पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गया है। 77.4 किलोमीटर की लैंड एक्विजिशन हो चुकी है और 3 से 4 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट का दोबारा शुरू होना शहर के तेजी से बढ़ते ट्रैफिक को संभालने की दिशा में अहम कदम है। लेकिन इससे जुड़े पिछले डिले को देखते हुए अब फोकस सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू करने पर नहीं, बल्कि इसे समय पर पूरा करने पर होना चाहिए। न्यू मोती बाग से साउथ ब्लॉक उद्योग भवन तक 9 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक बनेगा। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये ट्रैक NDMC और एक NGO मिलकर बनाएंगे। साइकिल ट्रैक बनना दिल्ली में इको फ्रेंडली कम्यूट को बढ़ावा देने का अच्छा कदम है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये ट्रैक रोजाना इस्तेमाल करने लायक, सुविधाजनक और सुरक्षित होगा, या सिर्फ एक दिखावटी प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा। बदलते शहर की कहानी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ। देखते हैं कौन स्मार्ट सिटी प्लान्स बन रहे हैं। हेडलाइंस। कोलकाता वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब हुगली रिवर के पास कोलकाता आई नाम का एक 70 मीटर ऊंचा फेरिस व्हील लंदन आई जैसा बनने वाला है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इसका टेंडर भी निकाल दिया है। कोलकाता आई शहर के टूरिज्म को नया आकर्षण देगा, ठीक वैसे ही जैसे लंदन आई ने किया। लेकिन असली सवाल ये होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट प्लानिंग और मेंटेनेंस के मामले में सफल रहेगा, या बाकी अटके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरह सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाएगा। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तालकटोरा राउंडअबाउट पर एक नई क्लॉक टावर बनाने का फैसला लिया है। तालकटोरा राउंडअबाउट पर क्लॉक टावर बनाना NDMC का शहर की एस्थेटिक सुधारने का प्रयास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शोपीस रहेगा, या इसकी डिजाइन और मेंटेनेंस इसे वाकई एक आइकॉनिक लैंडमार्क बना पाएंगे। चेन्नई के पास 2000 एकड़ की ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। इसमें IT पार्क्स, फिनटेक हब्स, R&D सेंटर्स, हाईटेक कंपनियां और रेजिडेंशियल स्काईस्क्रेपर्स होंगे। टिडको इसका पहला फेज मैनेज करेगा। चेन्नई के पास बनने वाली ग्लोबल सिटी राज्य को एक नया आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल हब बना सकती है। लेकिन असली चुनौती होगी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी और इसे सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनने से बचाना। मैन्युफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्री। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नए गियर में। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की बड़ी अपडेट्स। एप्पल ने ठान लिया है कि अब एयरपॉड्स सिर्फ चाइना में नहीं, बल्कि इंडिया में भी बनेंगे। हैदराबाद के पास पहली एयरपॉड्स प्रोडक्शन फैसिलिटी सेट हो रही है, और इसे बना कौन रहा है? फॉक्सकॉन। $400 मिलियन झोंक दिए हैं इन्होंने। अप्रैल से प्रोडक्शन शुरू होगा, पहले एक्सपोर्ट के लिए, बाद में हम भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एप्पल का भारत में एयरपॉड्स बनाना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका देने का संकेत है। फॉक्सकॉन का $400 मिलियन निवेश दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि प्रोडक्शन हब भी बन रहा है। जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स ने पन्नूर विलेज, तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में अपना 7वां प्लांट खोल दिया है। यहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और IT हार्डवेयर के कंट्रोल बोर्ड्स बनेंगे। इसमें 1000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, यानी यहाँ भी बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होगी।
ये नया प्लांट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। 1000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाएगा, बल्कि लोकल सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ा इन्वेस्टमेंट और नए इंडस्ट्रियल हब्स। चलिए देखते हैं पेट्रोकेमिकल्स और हैवी इंडस्ट्रीज की लेटेस्ट अपडेट्स। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स 8500 करोड़ रुपए लगाकर पॉलीकार्बोनेट प्रोडक्शन प्लांट बना रहे हैं। 8500 करोड़ रुपए का निवेश भारत में पॉलीकार्बोनेट उत्पादन को बढ़ावा देगा, जो अब तक ज्यादातर आयात पर निर्भर था। ये कदम लोकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेगा, खासकर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां इसकी भारी मांग है। सूरज की ताक से बदल रहा है फ्यूचर। चलिए देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग की नए अपडेट्स। असम में 10,601.4 करोड़ रुपए की लागत से एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट नाम रूप में बनेगा, जिसकी कैपेसिटी 12.7 लाख टन होगी। नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल, झारखंड और ईस्टर्न अब को सप्लाई करेगा। भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में उर्वरक आपूर्ति मजबूत होगी, जिससे किसानों को समय पर और सस्ती खाद मिल सकेगी। रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में नए इनोवेशंस और बड़े इन्वेस्टमेंट्स की कहानी, आइए जानते हैं। शक्ति पंप्स ने मध्य प्रदेश के धार जिले में सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का फैसला लिया है। पीथमपुर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 113 एकड़ जमीन अलॉट हो गई है। शक्ति पंप्स की नई यूनिट सोलर मॉड्यूल और सेल्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगी, जिससे कृषि और औद्योगिक सोलर पंपिंग सिस्टम में आत्मनिर्भरता आएगी। ये भारत की सोलर सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद करेगा। एनर्जी और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के नए डेवलपमेंट्स जो भारत के फ्यूचर को पावर देने वाले हैं, चलिए करते हैं एक नज़र। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रैप का 7वां यूनिट अब नॉर्दर्न ग्रिड को बिजली दे रहा है। एनपीसीआईएल का टारगेट 2047 तक 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी। 7वां यूनिट ग्रिड से जुड़ना उत्तर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। एनपीसीआईएल का 100 गीगावाट का लक्ष्य दिखाता है कि भारत न्यूक्लियर पावर को अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा बना रहा है। गुजरात के कांडला पोर्ट पर इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जुलाई तक ऑपरेशनल होगा। हर घंटे 18 किलोग्राम हाइड्रोजन बनेगा। कांडला पोर्ट पर यह प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल और मरीन फ्यूल के रूप में अपनाने की दिशा में भारत का पहला बड़ा प्रयास है। असली चुनौती उत्पादन लागत घटाने और इसे वायबल कमर्शियल स्केल पर लाने की होगी। स्पेस और टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशंस जो भारत को आगे ले जा रहे हैं, आप चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारत सरकार ने चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी है, जबकि चंद्रयान 4 अभी डेवलप हो ही रहा है। चंद्रयान 5 का रोवर 250 किलोग्राम का होगा। ये चंद्रयान 3 से 10 गुना भारी है। चंद्रयान 5 का ज़्यादा हैवी रोवर दिखाता है कि इसरो अब लॉन्ग टर्म लूनर मिशन की तैयारी कर रहा है। ये मिशन शायद मून की सरफेस पर रिसोर्स मैपिंग और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करेगा, जो फ्यूचर में एक लूनर बेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। डिजिटल इंडिया और कनेक्टिविटी के नए कदम जो देश को और भी कनेक्टेड बना रहे हैं, चलिए जानते हैं क्या नया हो रहा है। पॉलीकैब इंडिया को भारतनेट इनिशिएटिव के तहत 3003 करोड़ रुपए का कंट्रैक्ट मिला है, जिससे रूरल एरियाज में मिडिल माइल नेटवर्क के लिए फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी को इंस्टॉल, अपग्रेड और मेंटेन किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फाइबर ऑप्टिक बिछाने का नहीं, बल्कि रूरल डिजिटल इकोनॉमी को तेज करने का बड़ा मौका है। असली सवाल ये होगा कि एग्जीक्यूशन स्पीड और मेंटेनेंस क्वालिटी कितनी बेहतर रहेगी, ताकि यह प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए। समुद्र की लहरों के साथ बदल रहा है भारत का मैरिटाइम सेक्टर। पोर्ट्स और शिपिंग की नई डेवलपमेंट्स पर एक नज़र। शिपिंग सेक्टर के लिए सरकार ने सगरमाला 2.0 में 40,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। पहले फेज में 839 प्रोजेक्ट्स में से 241 पूरे हो चुके, 234 बन रहे हैं और बाकी सरकारी फाइल में पेंडिंग हैं। ये बजट पोर्ट्स और मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स को और मजबूत करेगा, लेकिन असली चुनौती लंबित प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना होगी। पहले फेज में सिर्फ 29% प्रोजेक्ट पूरे हुए, जो एग्जीक्यूशन में सुधार की जरूरत दिखाता है। तो ये थी वीकली इंफ्रा अपडेट्स। आप क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स ट्रिविया सेगमेंट की ओर चलते हैं। इंफ्रा ट्रिविया की ओर, जहां कुछ रोचक तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक होगा। 5360 मीटर की ऊंचाई पर यह तिब्बत की कंघी तिब्बत रेलवे को भी टक्कर देगा। सवाल यह है, क्या भारत इसे बजट और टाइमलाइन में बना पाएगा? क्या आप जानते हैं, सीमेंस का EF9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 9000 HP दुनिया के टॉप 5 सबसे ताकतवर सिंगल यूज लोकोमोटिव्स में शामिल हो सकता है। इंडियन रेलवेज अब सिर्फ रेलवे नहीं, बल्कि हाई हॉर्स पावर ट्रांसपोर्टेशन में ग्लोबल प्लेयर बनने की ओर बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं, अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 2012 में प्लान हुआ था, लेकिन 11 साल तक धूल खाता रहा। अब 9000 करोड़ रुपए के रिवाइवल के बाद यह उत्तराखंड को सीधे NCR से जोड़ेगा, पर असली सवाल, इस बार ये पूरा होगा या फिर से अटक जाएगा? वेलकम टू नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ मार्केट की हर चाल, स्टार्टअप की कहानी और बड़े डील्स की बात होगी, क्योंकि यह है द हसल रिपोर्ट। चलिए देखते हैं इस हफ्ते बिजनेस दुनिया में क्या नया हो रहा है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में क्या नया चल रहा है। Xiaomi ने फोन पे से हाथ मिला लिया है। अब इंडस ऐप Xiaomi के फोन्स में डिफॉल्ट ऐप स्टोर होगा और फोन पे बोलेगा, हम कोई इन ऐप परचेस फीस नहीं लेंगे। भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर $1 बिलियन का कंटेंट क्रिएटर फंड लॉन्च कर रहे हैं और 391 करोड़ रुपए मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए इन्वेस्ट होंगे। सरकार और प्राइवेट सेक्टर का ये निवेश क्रिएटर इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, लेकिन क्या ये फंड इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स तक पहुंचेगा या सिर्फ बड़े स्टूडियो और प्लेटफॉर्म को ही फायदा होगा? अक्सर ऐसी स्कीम्स में बड़े खिलाड़ियों का दबदबा बढ़ जाता है, जिससे नए और छोटे क्रिएटर्स को सीमित सपोर्ट मिलता है। आइसेटस की खबर, यह एक US बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट SaaS कंपनी है जो $50 मिलियन की नई फंडिंग जुटाने जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू 33% बढ़कर 863 करोड़ रुपए हो गया और प्रॉफिट 97 करोड़ रुपए रहा। आइसेटस की फंडिंग से SaaS सेक्टर में निवेशकों का भरोसा दिखता है, लेकिन मुनाफे के बावजूद फंड जुटाना संकेत देता है कि आक्रामक विस्तार की योजना चल रही है। गाड़ियों की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। उबर ने सोचा EV मार्केट में पैर जमाने हैं, कुछ तगड़ा करना पड़ेगा, तो उन्होंने ब्लू स्मार्ट से प्रीलिमिनरी बातचीत शुरू कर दी है। लगता है उबर की गाड़ियां अब और ज़्यादा इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। उबर का ब्लू स्मार्ट से संपर्क दिखाता है कि वह भारत में EV एक्सपेंशन को तेज करना चाहता है।
ब्लेस्मार्क की पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक है, जिससे उबर बिना खुद गाड़ियां खरीदे ईवी सेगमेंट में तेजी से कदम रख सकता है। उबर इंडिया पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 41.1% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और 3,762 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इनका लॉस 71% घटकर 89 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन खर्चा 1 रुपया और 6 पैसे हर 1 रुपया कमाने के लिए। उबर इंडिया की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी अब भी एक बड़ी चुनौती है। लागत नियंत्रण में नहीं आया तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल हो सकती है। बड़ी एफएमसीजी कंपनियां अब क्या नया करने जा रही हैं? पेप्सी ने इंडिया में प्राइस ड्रॉप का ऐलान किया है। अब 400 मिलीलीटर की बोतल सिर्फ 20 रुपये में मिलेगी। पहले 20 रुपये में 250 मिलीलीटर ही मिलता था। लेकिन असली मजा तो कैंपा कोला की एंट्री के बाद आया है। पेप्सी को लगा, अरे यार, ये तो बचपन की यादें वापस ला रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा क्वांटिटी वही प्राइस, बस टेस्ट मत बदल देना। पेप्सी की यह कीमत कटौती साफ दिखाती है कि कैंपा कोला की वापसी ने बाजार में हलचल मचा दी है। नॉस्टैल्जिया फैक्टर से मुकाबला करने के लिए पेप्सी को अब कीमत ही नहीं, ब्रांड कनेक्ट भी मजबूत करना होगा। पेप्सिको की और बड़ी खबर, ये पॉपी नाम की हेल्थ फोकस्ड सोडा ब्रांड खरीदने की तैयारी में है, 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा में। पेप्सिको अब समझ आ गया कि लोग सिर्फ मीठा नहीं, थोड़ा हेल्दी भी चाहते हैं। पेप्सिको का पॉपी खरीदने का फैसला दिखाता है कि कंपनी प्रीबायोटिक और लो शुगर ड्रिंक्स के बढ़ते ट्रेंड को सीरियसली ले रही है। ये सौदा उसे हेल्थ कॉन्शियस उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या पेप्सी का पारंपरिक ग्राहक बेस इस बदलाव को अपनाएगा। एक कैपिटलाइन रिपोर्ट आई है, जिसमें बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स की नेटवर्थ का अंदाजा लगाया गया है। हल्दीराम 3,648 करोड़ रुपए, बीकाजी 1,218 करोड़ रुपए, प्रताप स्नैक्स 729 करोड़ रुपए और गोपाल स्नैक्स 390 करोड़ रुपए का है। तो जो लोग सोचते थे कि चिप्स और नमकीन बेचना छोटा धंधा है, सोच बदल लो। एफएमसीजी ब्रांड्स की बढ़ती नेटवर्थ यह साबित करती है कि स्नैक्स इंडस्ट्री में बड़ा पोटेंशियल है। अब ये साफ है कि हल्दीराम और बीकाजी जैसे ब्रांड्स छोटे नहीं, बल्कि बड़े बिजनेस मॉडल की मिसाल हैं। टेलीकॉम सेक्टर के बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? बीएसएनएल और एमटीएनएल, जो हम सबके पुराने दोस्त हैं, उन्होंने 12,984 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कैसे? लैंड, बिल्डिंग्स, टावर्स और फाइबर मोनेटाइज करके। बीएसएनएल और एमटीएनएल की यह कमाई दिखाती है कि टेलीकॉम सेक्टर में सर्विस से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू है। लेकिन असली चुनौती यह होगी कि क्या ये पैसा ऑपरेशनल ग्रोथ और सर्विस क्वालिटी सुधारने में लगाया जाएगा या सिर्फ नुकसान कवर करने में खर्च हो जाएगा। बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया से बड़ी खबरें। बजाज फिनसर्व की, इन्होंने 24,180 करोड़ रुपए में बजाज अलायंस जनरल और लाइफ इंश्योरेंस का 26% स्टेक खरीदने का फैसला किया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोग अपने ही बिजनेस में बड़े स्तर पर निवेश कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व का ये कदम दिखाता है कि कंपनी बीमा सेक्टर में अपनी पकड़ और मुनाफे को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म दांव खेल रही है। खुद के बिजनेस में बड़ा निवेश बताता है कि उन्हें इस सेक्टर की ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी से 3,500 से 4,000 ATM खरीदने की बातचीत कर रहा है एक्सिस बैंक, क्योंकि मौजूदा ATMs की सर्विस क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। एक्सिस बैंक के नए ATM खरीदने की योजना दिखाती है कि डिजिटल पेमेंट्स बढ़ने के बावजूद कैश की मांग बनी हुई है। ये निवेश बताता है कि बैंक ATM नेटवर्क को लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, न कि सिर्फ मौजूदा दिक्कतें सुधारने के लिए। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भारत की धाक। रैंक्सन्स एरोस्पेस ने 300 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है, ताकि कमर्शियल और मिलिट्री एविएशन के लिए टेक सोल्यूशंस बना सके। मतलब अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स और स्पेस टेक का जमाना आ गया है। रैंक्सन्स एरोस्पेस की फंडिंग से साफ है कि भारत का डिफेंस और एविएशन सेक्टर विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये निवेश लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देगा, खासकर इंडिजिनस फाइटर जेट और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। ऑनलाइन सर्विस और ई-कॉमर्स कंपनियों का नया दांव। अर्बन कंपनी ने एक नया धमाका कर दिया है। अब 15 मिनट में बुकिंग सर्विस लेकर आए हैं, जिसका नाम है इंस्टामेड्स। क्विक कॉमर्स अब घर की सफाई तक आ गया है। अर्बन कंपनी की इंस्टामेड्स सर्विस दिखाती है कि क्विक कॉमर्स अब सिर्फ ग्रोसरी या फूड तक सीमित नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जल्दी मिलने वाली घरेलू हेल्प की क्वालिटी और भरोसेमंद होना कितना सुनिश्चित किया जा सकेगा। अर्बन कंपनी पर इन्होंने नया सर्विस इंस्टामेड्स लॉन्च किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया के बाद नाम बदलकर इंस्टा हेल्प रख दिया। अब 49 रुपये प्रति घंटे में आप स्वीपिंग, मॉपिंग, डिशवॉशिंग और कुकिंग जैसी सुविधाएं ले सकते हैं। अर्बन कंपनी का नाम बदलना दिखाता है कि ब्रांड्स को सोशल मीडिया फीडबैक को तुरंत एड्रेस करना पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि 49 रुपये प्रति घंटे में क्वालिटी सर्विस और वर्कर्स की सही वेलफेयर कैसे मैनेज होगी। ब्यूटी और पर्सनल केयर ब्रांड्स अब क्या नया प्लान बना रहे हैं? पिलग्रिम की बात कर लेते हैं। यह एक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है, जिसने 200 करोड़ रुपए जुटाए और अब इनकी वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू 2.6x बढ़कर 198.79 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन घाटा भी 14% बढ़कर 26.34 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिलग्रिम की वैल्यूएशन ग्रोथ इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाती है, लेकिन बढ़ता घाटा बताता है कि एग्रेसिव स्केलिंग के साथ प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना चुनौती बना हुआ है। अब असली टेस्ट ये होगा कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में खर्च कंट्रोल कर सकती है। एजुकेशन और स्टूडेंट सेक्टर में नया क्या हो रहा है? यूस्पेस की, जो एक स्टूडेंट हाउसिंग स्टार्टअप है, इन्होंने 70 करोड़ रुपए डेट फंडिंग उठाई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू 20% बढ़कर 142.7 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन नेट लॉस 30.7 करोड़ रुपए का रहा। यूस्पेस की ग्रोथ दिखाती है कि स्टूडेंट हाउसिंग की डिमांड बनी हुई है, लेकिन बढ़ता घाटा बताता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी अब भी चुनौती है। डेब फंडिंग से कैश फ्लो तो सुधरेगा, मगर असली टेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने का होगा। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर की नई हलचल। ब्रोयो नाम की B2B मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप की हालत थोड़ी टाइट चल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू 14% गिरकर 421 करोड़ रुपए हो गया और लॉसेज 9% बढ़कर 74 करोड़ रुपए पहुंच गए। अब इनका EBITDA मार्जिन -13.45% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -46.15% हो गया है। सीधे शब्दों में 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 24 पैसे खर्च कर रहे हैं। ब्रोयो की गिरती कमाई और बढ़ता नुकसान दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिगड़ रही है। 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 24 पैसे खर्च करना बताता है कि बिजनेस मॉडल को जल्दी सुधारने की जरूरत है, वरना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। IPO और शेयर मार्केट में कौन आ रहा है नया?
फिजिक्स वल्लाह से इन्होंने अपना आईपीओ फाइल कर दिया है ताकि 4,600 करोड़ रुपए जुटा सकें। अगर यह सक्सेसफुल रहा तो फिजिक्स वल्लाह इंडिया की पहली एटेक कंपनी बन जाएगी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी। आखिरी बार इनकी वैल्यू $2.8 बिलियन थी। फिजिक्स वल्लाह का आईपीओ फाइल करना दिखाता है कि कंपनी अब एटेक स्टार्टअप से मेन स्ट्रीम पब्लिक कंपनी बनने की राह पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा एटेक माहौल में निवेशक इतनी वैल्यूएशन को सपोर्ट करेंगे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी खबर, इनको सेबी से आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल गया है जो पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी रेवेन्यू 21,352 करोड़ रुपए थी और नेट प्रॉफिट 1,511.07 करोड़ रुपए। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने का मतलब है कि कंपनी नए फंड नहीं जुटा रही बल्कि मौजूदा निवेशक हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इसका संकेत ये हो सकता है कि प्रमोटर्स कैश आउट करना चाहते हैं, न कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पूंजी ला रहे हैं। हल्दीराम ने सोचा आईपीओ से पहले थोड़ा और पैसा जुटा लेते हैं, तो अब ये 5% स्टेक बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी $500 मिलियन में। हल्दीराम का 5% स्टेक $500 मिलियन में बेचने का प्लान दिखाता है कि कंपनी आईपीओ से पहले अपनी वैल्यूएशन मजबूत करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टर्स इस प्रीमियम वैल्यूएशन पर दांव लगाने को तैयार होंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों आ रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ स्टार्टअप एलो हेल्थ ने 16 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये पैसा क्लिनिक एक्सपैंड करने, टेक इंप्रूव करने और पेशेंट से बेटर कनेक्ट करने में लगेगा। मतलब अब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, टेक भी आपकी सेहत पर नजर रखेगी। एलो हेल्थ की फंडिंग दिखाती है कि भारत में डिजिटल हेल्थ केयर, खासकर सेक्सुअल हेल्थ जैसे टैबू से जुड़े सेक्टर्स में निवेश बढ़ रहा है। लेकिन असली चुनौती यह होगी कि क्या लोग इस तरह की ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज पर भरोसा करेंगे। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में नए इन्वेस्टमेंट। प्रजुकी, जो एक फुल स्टैक सप्लाई चेन कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू 30% बढ़कर 166 करोड़ रुपए हुआ और लॉस 26% घटकर 20 करोड़ रुपए रह गया। फिर भी EBITDA मार्जिन -7.44% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -19% है। प्रजू की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अभी भी हर कमाए ₹1 पर नुकसान हो रहा है। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना काफी नहीं, असली चुनौती मार्जिन पॉजिटिव बनाना है, वरना स्केल बढ़ने के बावजूद फंडिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये थी वीकली बिजनेस अपडेट्स, आप क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स ट्रिविया सेगमेंट की, और जहां बिजनेस की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स जो आपको हैरान कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि Xiaomi और फोनपे की यह डील सिर्फ ऐप स्टोर की नहीं, बल्कि एक बड़े डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार की रणनीति है। इंडस ऐप स्टोर को Xiaomi डिवाइसेस पर डिफॉल्ट बनाकर फोनपे, गूगल प्ले स्टोर के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है और 0% इन ऐप परचेस फी का ऑफर छोटे डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि उबर का ब्लिस्मार्ट से टाई अप सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल शिफ्ट का हिस्सा है। ब्लिस्मार्ट की पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक होने के कारण उबर बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के ईवी फर्स्ट स्ट्रेटेजी पर काम कर सकता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट घटेगी और ESG एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस इन्वेस्टर्स की नजरों में भी उबर का वैल्यू बढ़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि पेप्सी ने सिर्फ कैंपर कोला से मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि भारत के FMCG मार्केट में एक नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए भी अपने बॉटल प्राइस घटाए हैं। 400 मिलीलीटर को ₹20 में देने का फैसला श्रिंकफ्लेशन के उलट एक अनोखा कदम है, जिससे पेप्सी का वॉल्यूम बढ़ सकता है और लोकल ब्रांड्स को टक्कर देने में मदद मिल सकती है। तो इस हफ्ते टेक्नोलॉजी में भारत की स्पेस इंडस्ट्री ने इतिहास रचते हुए चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये मिशन हमें चांद पर एक कदम और आगे ले जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन भारत का सबसे महंगा रेलवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, लेकिन इन पहाड़ों के बीच ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो पाएगा या नहीं। और बिजनेस की दुनिया में एप्पल ने भारत में एयरपॉड्स बनाना शुरू कर दिया, जिससे मेक इन इंडिया को एक और बड़ा बूस्ट मिला। लेकिन क्या ये भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएगा। स्पेस, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग तीनों गेम चेंजर सेक्टर हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इनका असर हम पर कब और कैसे दिखेगा। चांद की रेस में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों हमारे साथ हैं या नहीं। पहाड़ों में रेलवे बनाना आसान नहीं, लेकिन अगर ये सफल हुआ तो टूरिज्म और डिफेंस दोनों को जबरदस्त फायदा होगा। और एप्पल का भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सिर्फ एक शुरुआत है। क्या अब आईफोन भी यही बनेंगे। अब आपकी बारी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आपके लिए कौन सी थी? चंद्रयान 5, लेह रेल लाइन या एप्पल का नया प्लान? नीचे कमेंट करें या मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक पर बताएं। और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि असली खबरें और दमदार राय हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। अगली बार मिलते हैं, तब तक टेक, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया से जुड़े रहिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।